जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस ताबड़तोड़ क्लास में ऐसे टॉप लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं जिन क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते हैं तो डायरेक्ट आपको आपके एग्जाम में साथियों ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में साथियों सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी के पूरे 37 सवाल, ठीक है ना। और हिंदी के साथियों ये 37 सवालों ये आप पर निर्भर करता है कि आप इन 37 सवालों में से आपका स्कोर कितना रहता है। अगर मेरा जो साथियों फेवरेट स्कोर है वो लगभग 27 प्रश्नों का है, यानी कि अगर आप साथियों 27 प्रश्न कर देते हैं तो माना जाएगा कि आप अपने रियल एग्जाम में 37 में से 37 प्रश्न बिल्कुल सही करेंगे। तो आज की इस वीडियो में साथियों इस टारगेट को अचीव करने के लिए यानी कि 37 प्रश्नों में से 27 प्रश्नों को ठीक करने के लिए साथियों लग जाइए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। और साथियों इसमें हम चारों सब्जेक्ट देखेंगे, हिंदी को, जीके जीएस यूपी जीके को, रीजनिंग को और साथियों मैथ को। तो बने रहिए, एग्जाम को क्रैक करने के लिए यह क्लास आपको समर्पित की जा रही है। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। यह कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, उपवाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। देखिए मैं आपको हमेशा बताता हूं कि अगर किसी वाक्य में आपको के देखने को मिल जाए या किसी वाक्य में आपको क्यों के देखने को मिल जाए तो वो वाक्य कैसा वाक्य हो जाता है? एक संयुक्त वाक्य हो जाता है। और यहां पर के शब्द आ गया तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए मित्र का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो मित्र को देखिए संगी भी कहते हैं, भाई संगी भी कहते हैं मित्र को मीत भी कहते हैं और मित्र को सपक्ष भी कहते हैं क्योंकि वो आपके पक्ष में होता है, लेकिन मित्र को मग नहीं कहा जाता है। उसके बाद देखिए उन्मूलन का साथियों विलोम क्या होगा मुझे बताइए। तो उन्मूलन का विलोम अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो रोपण आपको बताना है। क्या आपको बताना है साथियों? उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? रोपण हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का आपको चयन करना है, बताइए। अगर मैं आपको दूं कि अंतर्निहित का आप संधि विच्छेद क्या करेंगे तो आप करेंगे अंतः धननिहित, तो बिल्कुल सही है। अगर मैं आपसे कहूं कि पुनर्गठन का संधि विच्छेद कीजिए तो आप क्या करेंगे? पुनः धन गठन, ये भी बिल्कुल सही है। और अगर मैं आपसे कहूं साथियों प्रात रचना की अगर संधि विच्छेद की बात करूं तो प्रातः और अर्चना, ये भी साथियों बिल्कुल सही है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी कि सही सभी शब्दों की संधि विच्छेद बिल्कुल सही है। बहस के आगे बीन बजाना इसका मतलब क्या होता है साथियों मुझे बताइए। तो समय नष्ट करना या व्यर्थ का काम करना या मूर्ख के आगे ज्ञान की बातें करना या जीवन का मूल्य ना समझना, तो मैं कहूंगा मूर्ख के आगे ज्ञान की बातें करना, यानी कि एक तरीके से भैंस के आगे बीन बजाना। ठन ठन गोपाल साथियों आपने बहुत सुना होगा, इसका मतलब क्या होता है? ठन ठन गोपाल का मतलब होता है बिल्कुल कंगाल, जिसके पास कुछ नहीं हो भाई, वह तेरे पास तो कुछ नहीं है, यानी कि तू ठन ठन गोपाल है। उसके बाद देखिए पत्थर की लकीर, इसका मतलब क्या होता है मुझे बताइए। पत्थर की लकीर यानी कि अमिट बात, झूठी बात, कड़वी बात या चुभने वाली बात, यानी कि अमिट बात की अगर बात करें यानी कि पत्थर की लकीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोपहर का समय को क्या कहा जाता है मुझे बताइए। चलिए देखिए दोपहर के पहले के समय को क्या, दोपहर के, आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, दोपहर के पहले के समय को पूर्वाह्न कहा जाता है, ठीक है ना। दोपहर के, ठीक है, और दोपहर के समय को क्या कहा जाता है? मध्याह्न कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दोपहर के बाद के समय को क्या, दोपहर के बाद के समय को क्या कहा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे अपराह्न आपको बताना है। यानी कि 3 पूछे जाते हैं, तीनों मैंने आपको बता दिया, तीनों पहरों के साथियों नाम मैंने आपको बता दिया। तो कुल मिला के अगर आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो या वो एसएससी जीडी का एग्जाम हो, उस एग्जाम को पास करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएं और ज्यादा से ज्यादा उस एग्जाम के मॉक टेस्ट लगाएं। तो साथियों टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है अब तक का सबसे बड़ा ऑफर सिर्फ 307 रुपए में। टेक्स्ट बुक 5 प्रो साथियों आपको मिलेगा अब सिर्फ 307 रुपए में, और ये ऑफर आज रात तक के लिए है। उसके बाद ये साथियों आपको जो मिलेगा 5 प्रो ये 599 का हो जाएगा आज रात के बाद। तो साथियों आप मेरा अगर कूपन कोड यूज करते हैं TS10 तो आपको साथियों क्या 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज रात तक के लिए ऑफर है, डिस्क्रिप्शन में साथियों उसका लिंक है, जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं।
उसके बाद देखिए अगला सवाल है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको क्या कहा जाता है। ये सवाल साथियों बहुत आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जिसके समान कोई दूसरा ना होता है उसको क्या कहा जाता है। उसको अद्वितीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? अद्वितीय कहा जाता है। जो अधिक व्यय ना करता हो, क्या साथियों? जो अधिक व्यय ना करे उसको क्या धन्ना सेठ कहेंगे या उसको खर्चीला कहेंगे, जो उसको अपव्यय कहेंगे या उसको मितव्ययी कहेंगे। तो मैं कहूंगा जो अधिक खर्च नहीं या सॉरी ये जो अधिक व्यय ना करे साथियों उसको मितव्ययी कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। जो पृथ्वी से संबंधित हो उसको क्या कहा जाता है? उसको पार्थिव कहा जाता है। जो पृथ्वी से संबंधित है उसको पार्थिव कहा जाएगा। काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है साथियों? यहां पर शब्दों की आवृत्ति हुई है और शब्दों की आवृत्ति होती है तो वहां पर यमक अलंकार होता है। यह बात आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। आविर्भाव का साथियों विलोम क्या होगा? तो आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है। क्या होता है? आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का साथियों चयन कीजिए। यानी कि तत्सम शब्द की अगर बात करें साथियों तो निकृष्ट आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि तत्सम, देखिए ये सारी अगर बात करें ना, ये सब सारे के सारे शब्द तद्भव शब्द है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी वाला शब्द निकृष्ट आपका शब्द एक तत्सम शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। यानी कि यहां पर अगर बात करें साथियों तद्भव शब्द कौन सा है मुझे बता दीजिए कमेंट करके। देखिए ये भी आपका तत्सम है, ये भी आपका तत्सम है, ये भी आपका तत्सम है, लेकिन प्याज शब्द जो है ये आपका एक तद्भव शब्द है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शुद्ध है बताइए। तो अगर शुद्ध शब्द की अगर बात करें वाल्मीकि यानी कि कैसे लिखा जाता है, तो जैसे आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ना, ऐसे वाल्मीकि लिखा जाता है और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर भी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य साथियों शुद्ध है मुझे बताइए। जब हम शुद्ध वाक्य की पहचान करते, देखिए महाभारत 18 दिन तक चला, 18 दिन तक चला, या वह कई दिनों से गायब है, वह अनेक कलाएं जानते हैं, ठीक है ना, वह अनेक कलाएं जानते हैं, या उसका प्राण उड़ गया थोड़ी ना होता। तो मैं कह सकता हूं कि इन चारों में से अगर शुद्ध वाक्य एक है तो वह वे अनेक कलाएं जानते हैं, ये आपका सही लग रहा है और सही है भी। निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द से प्रयुक्त प्रत्यय है मुझे बताइए। लुटेरा शब्द में साथियों जो प्रत्यय आया है वो एरा आया है। क्या आया है साथियों? एरा आया है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत का उपसर्ग, यानी कि संस्कृत का उपसर्ग साथियों जो है ना वो निहि है। क्या निकल कर आएगा साथियों? निहि निकल कर आएगा। और कहां पर ऐसा लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए द्विवेदी योगीन रचना यानी कि जय भारत के रचनाकार कौन है मुझे बताइए। तो अगर बात करें साथियों क्या मैथिली शरण गुप्त जय भारत रचनाकार के लेखक है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही, द्विवेदी योगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। उसके बाद देखिए नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है मुझे बताइए। चलिए देखिए नीली साड़ी की अगर बात करें तो ये साड़ी का एक कलर बताया जा रहा है। अगर किसी आदमी का कोई कलर बताया जाए कि गोरा है, सांवला है, कैसा है, या किसी चीज का भी कोई कलर बताया जाता है तो ये यानी कि बताया जा रहा है उसका गुण। अरे भाई कोई गोरा है तो ये उसका गुण ही तो है, कोई काला है तो ये भी उसका गुण है, भले कैसा गुण हो। तो कुल मिला के गुण होता है। रंग अगर बताया जा रहा है किसी चीज का तो मैं कह सकता हूं कि ये एक गुणवाचक विशेषण है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है मुझे बताइए। अगर बात करें साथियों छोटा आ स्वर है, ये भी स्वर है और कहीं ना कहीं ये भी स्वर है, लेकिन उआ एक स्वर नहीं है, ठीक है ना, नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर है। रमा धन ईश यानी कि रमेश, ये किस प्रकार की संधि है? मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अगर किसी भी शब्द में आपको ऐसी मात्रा देखने को मिल जाए तो तुरंत लगा देना कि वहां पर गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी साथियों? गुण संधि होगी, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आपको कहीं पर ऐसी मात्राएं देखने को मिल जाएं, ठीक है ना, ऐसी मात्राएं देखने को मिल जाए तो वहां पर वृद्धि संधि होगी। और अगर किसी शब्द में साथियों आपको कोई आधा अक्षर देखने को मिले, क्या अगर कहीं पर आपको आधा अक्षर देखने को मिले उसके अलावा या व दिखे तो आप लगा देना यड़ संधि वहां पर है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है मुझे बताइए। यानी कि क्रिया का विशेषता बताने वाला, ठीक है ना, क्या पूछा जा रहा है, क्रिया की विशेषता बताने वाला कौन सा शब्द है? बुद्धिमान क्रिया विशेषण नहीं है, मीठा भी नहीं है। मीठा एक तरीके से, ठीक है ना, मीठा विशेषण तो हो सकता है लेकिन क्रिया विशेषण नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है। अगर मैं कहूं तेज दौड़ना या मैं कहूं तेज चलना, ठीक है ना,
तो ये क्रिया है और क्रिया की विशेषता ये बता रही है, यानी कि क्रिया विशेषण यही हो जाएगा और यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए तरंग शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है मुझे बताइए। तो अगर बात करें साथियों, देखिए तरंग को ऊर्मी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्मी भी कहा जाता है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको तो क्रिया विशेषण कहा जाएगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है मुझे बताइए। यानी कि सकर्मक क्रिया की जब हम बात करते हैं साथियों, तो छोटा बच्चा खिलखिलाकर हंसा, यहां पर सकर्मक क्रिया है? नहीं है। बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो यहां पर अगर बात करते हैं उड़ा रहे हैं, क्या उड़ा रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं, तो यहां पर तो हंसना एक अकर्मक क्रिया है, ठीक है ना। दौड़ रहा है, ठीक है, टहल रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका जो वाक्य है यहां पर एक सकर्मक क्रिया और यही आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया गया है? तो भाई साहब योजक चिन्ह तो ऐसे बनाया जाता है जिसके मैंने लिखा यहां पर आज और मैंने लिख दिया कल, बीच में क्या आ गया? योजक चिन्ह आ गया। तो योजक चिन्ह कहां पर बना हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों, आपको सभी सब्जेक्ट को यहां पर देख कर जाना है। अभी तो आपकी हिंदी चल रही, हिंदी के आपके 37 सवाल होंगे। उसके बाद साथियों यूपी और यूपी जीके आप लोग देखेंगे, जीके और यूपी जीके देखेंगे। उसके बाद रीजनिंग देखेंगे और मैथ देखेंगे। यानी कि आज की इस वीडियो में बहुत सारा ज्ञान मैं आपको दूंगा और वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा साथियों, जो सभी के सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो आपको बने रहना है, डटे रहना है। देखिए हर एक चीज, अगर आप जिस भी चीज में कामयाब होना चाहते हैं तो उस चीज में लगे रहिए, अंधाधुन होकर साथियों, भूतों की तरह मैं कहूंगा एक तरीके से लगे रहिए। जिसमें आप भूतों की तरह लगे रहते हैं ना, तो वो उसमें आप साथियों कामयाब हो जाते हैं। वो कोई सा भी क्षेत्र हो, कोई सा भी क्षेत्र में कहूंगा, ठीक है ना, जिसमें आप लगे रहते हैं आप भूल जाते हैं। और ये कभी मत सोचिएगा कि आपको कितना पढ़ना है, आपको कुल मिला के पढ़ना है जब भी आपको समय मिल रहा है। सुबह उठो तो सबसे पहले देखो कि कहां से छोड़ा था वहां से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। आप ब्रेकफास्ट अगर कर रहे हो तो तब भी ये सोचो कि ब्रेकफास्ट के बाद मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या मुझे आज की चीजें कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो साथियों आपका अगर साथियों सिलेक्शन आप पाना चाहते हैं तो कुल मिला के इस चैनल, अगर आप लोग नए हैं तो साथियों चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सिलेक्शन में ये चैनल साथियों एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाएगा, ठीक है ना। तो कौन से वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। अपूर्ण वर्तमान काल यानी कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है। ये तो साथियों सामान्य भूत का, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। पार्थ खेल रहा है, ठीक है ना, यानी कि काम यहां पर अभी जारी है और वर्तमान काल का है, तो मैं कह सकता हूं अपूर्ण वर्तमान काल वाला वाक्य यही है। पार्थ खेलता होगा ये नहीं है, पार्थ खेल रहा होगा ये भी नहीं, यानी कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग हुआ है मुझे बताइए। देखिए मैंने निबंध लिखा है तो इसमें कोई संदिग्ध थोड़ी ना है। मैंने निबंध लिखा, ठीक है ना, या मैंने निबंध लिखा होगा, ये यदि मैंने निबंध लिखा होता तो मुझे इनाम अवश्य मिलता। मैं कहूंगा मैंने निबंध लिखा होगा, ये आपका संदिग्ध भूतकाल वाला वाक्य हो जाएगा और यही आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है साथियों? तो यहां पर अगर बात करें अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और अब किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए बुराई में लगा कौन सा प्रत्यय, यानी कि बुराई की अगर बात करें तो आई प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बुराई शब्द में आई प्रत्यय लगा हुआ है। वहां कौन खड़ा है वाक्य में? सर्वनाम का भेद आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए अगर बात करें यहां पर सर्वनाम क्या है तो कौन हो जाएगा और कैसा सर्वनाम है? तो एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि झूठ का पर्यायवाची इसमें से साथियों कौन कौन सा है मुझे बताइए। देखिए झूठ को हम लोग असत्य भी कहते हैं, एक कहीं ना कहीं मिथ्या भी कहा जा सकता है, उसके अलावा मृषा भी कह सकते हैं झूठ को, लेकिन वचन को, यानी कि वचन और झूठ का कोई लेना देना नहीं है। झूठ का पर्यायवाची नहीं है, वचन उसके अलावा सारे हैं। उसके बाद देखिए टेढ़ा की अगर बात करते हैं साथियों यहां पर, तो टेढ़ा शब्द की अगर बात करें कौन सा पर्यायवाची नहीं है? देखिए टेढ़ा को हम लोग क्या कह सकते हैं? कुटिल भी, टेढ़ा को वक्र भी कह सकते हैं, ठीक है ना। टेढ़ा की अगर बात करें साथियों बंक भी कह सकते हैं, लेकिन देखिए घूमा अलग होता है, टेढ़ा अलग होता है, टेढ़ी चीज अलग होती है, घूमी चीज अलग होती है, तो ये चीज आपको समझना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, मुझे देखिए और मुझे बताइए। चलिए
यहां पर अगर बात करें कि अल्प का आपसे पूछा जा रहा है साथियों के विलोम क्या होगा, तो अल्प का विलोम क्या हो जाएगा मुझे बताने की कोशिश कीजिए। अल्प का विलोम बहु होगा। क्या होगा? बहु होगा। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उषा का आपको बताना है कि विलोम क्या होगा, तो उषा का विलोम साथियों क्या होता है? संध्या होता है। क्या होता है उषा का विलोम? उषा का विलोम आपका साथियों संध्या होता है। चलिए, तो अब ये हिंदी के 37 क्वेश्चन हो गए। इसमें से आप बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही रहे। अब यहाँ पर आपके साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। रीजनिंग के साथियों कुछ क्वेश्चंस को आप लोग सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस को और उसके बाद मैथ के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चंस आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आपको बताना है कि साथियों सही जवाब कैसे क्या होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 9 है, उसके बाद 17 आ गया है, उसके बाद 33 आ गया है, तो यहाँ पर क्या आएगा? अब ये सवाल साथियों आपसे एक सीरीज टाइप से भी पूछा जा सकता है, नंबर सीरीज टाइप से भी पूछा जा सकता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए 9 से 17 हुआ, यानी कि साफ साफ नजर आ रहा है कि 2 की गुणा की गई और 1 घटाया गया है। उसी प्रकार साथियों 17 में भी 2 की गुणा की गई, 1 घटाया गया है। अरे भाई 9 दूना 18, 1 घटा दिया 17 हो जाएगा। 17 दूना 34, 1 घटा दिया 33 हो जाएगा। तो यहां पर भी यही लॉजिक लगेगा। 33 दुना होता है 66 और 66 में से 1 घटाएंगे तो यहां पर आएगा 65। क्या 65 ऑप्शन में है? मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में, और यही आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख अपराधी, पॉकेटमार और आगजनी करने वाले के बीच सबसे ज्यादा सही संबंध को एक तरीके से दर्शाता है। देखिए अपराधी मान लीजिए, देखिए अब अगर पॉकेटमार होगा वो भी अपराधी की गिनती में आएगा और आगजनी करने वाला होगा वो भी अपराधियों की गिनती में आएगा। तो मैं कह सकता हूं साथियों ये आपके अपराधी हो गए, ये पॉकेटमार हो गए। अब देखिए कुछ पॉकेटमार जो होते हैं वो आगजनी भी करते हैं और कुछ आगजनी जो करते हैं वो पॉकेट भी मारते हैं। तो मैं कह सकता हूं इस प्रकार का आरेख आपको कहां पर देखने को मिल रहा है? यहां पर नहीं, यहां पर नहीं साथियों, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, क्या करती आपको बहुत सही से दिख जाए। चलिए ठीक है, यहां पर साथियों सवाल आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा अक्षर उन छात्रों का घोतक है जो गायक भी है और नर्तक भी है। क्या पूछा जा रहा है साथियों? दी गई अगर यहां पर अगर साथियों बात करते हैं हम लोग, हाँ अगर यहां पर साथियों बात करते हैं कि नीचे दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन छात्रों का घोतक है जो गायक भी हैं और नर्तक भी। यानी कि अगर बात करें साथियों ये जो आपको एक तरीके से वर्ग में नजर आ रहे हैं ये छात्र हैं, जो ट्रायंगल में नजर आ रहे हैं ये नर्तक हैं, और जो सर्किल में नजर आ रहे हैं ये गायक है। यहां पर मुझे एक ऐसा इकलौता डी दिख रहा है जो कि गायक भी है, सर्किल में भी है, देखिए ट्रायंगल में भी, यानी कि नर्तक भी होगा और साथियों छात्र भी है। तो यही तो आपसे पूछा गया था। तो डी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी वाले में, और यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अब इसको थोड़ा सा छोटा मैं कर देता हूं। देखिए हाँ यहां पर लिखा हुआ यदि आगामी परसों शुक्रवार, यानी कि परसों क्या है साथियों? आने वाले आगामी परसों, यानी कि जो भविष्य में आने वाला परसों है उसको साथियों क्या दिन होगा? उसको शुक्रवार होगा, ये कहा गया है। तो यहां पर साथियों मैं बना लेता हूं, जो जो मुझसे कहा जा रहा है वो मैं बना लेता हूं। एक सेकेंड, देखिए यानी कि आज ये हो गया आपका, ठीक है, और आने वाला कल आपका ये हो गया, और आने वाला परसों ये हो गया। यहां पर कहा गया है कि परसों कौन सा दिन है? शुक्रवार है। तो आने वाले परसों कौन सा दिन है? शुक्रवार है। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद कह रहे हैं कि तो आगामी कल के, अब आगामी कल के, ठीक है ना, देखिए परसों शुक्रवार है तो आने वाले कल को क्या दिन होगा? क्या होगा भाई बताइए? बृहस्पतिवार होगा, ठीक है ना, बृहस्पतिवार होगा। और आज कौन सा दिन होगा? आज कौन सा दिन होगा? आज साथियों बुधवार होगा। तो कह रहे हैं कि आगामी कल के 3 दिन बाद, आगामी कल के 3 दिन बाद, देखिए भाई 1 2 3, ठीक, यानी कि यहां पर कौन सा दिन होगा? तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा साथियों? सोमवार आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सोमवार कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अब यहां पर साथियों बहुत शानदार सवाल आया है कि निम्नलिखित प्रश्न नीचे दी गई 5
ठीक है ना। यहाँ पर साथियों 5 त्रिअंकी यानी कि 3-3 अंकों की संख्याएं हैं और कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं। ये इस पर आधारित सवाल है। अब सवाल आपके सामने जो है वो ये कहता है, सवाल आपके सामने कि यदि प्रत्येक संख्या में दूसरे और तीसरे अंक को परस्पर बदल दिए जाए, बहुत ध्यान से देखिएगा तभी आप इसको कर पाएंगे। कह रहे कि दूसरे और तीसरे अंक को परस्पर बदल दिया जाए, यानी कि ये दूसरा अंक और ये तीसरा अंक, यानी कि इसको क्या कर दिया जाए 3, फिर यहाँ पर 6 लिख दिया जाए, यहाँ पर 8 लिख दिया जाए, ऐसे कहा जा रहा है। कह रहे कि यदि दूसरे और तीसरे अंक को परस्पर बदल दिया जाए तो सबसे बड़ी संख्या के, पहले ये तो बात की बात हो गई, पहले ये काम तो कर लीजिए। देखिए 7 ऐसे ही आप लिखेंगे, 2 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 9 ऐसे लिख देंगे, 1 और 6 लिख देंगे, 5 ऐसे लिख देंगे, 3 और 7 लिख देंगे, 8 ऐसे लिख देंगे, 9 और 3 लिख देंगे। अब अगला काम देखिए क्या है। उसके बाद देखिए कि परस्पर बदल दिया जाए, परस्पर बदल दिया है तो सबसे बड़ी संख्या के पहले और तीसरे अंकों का योग क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या आप साथियों आपको ढूंढना है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये है इसका पहला यानी कि 9 और अंतिम वाला यानी कि 6, इनका योग क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। 15 इनका योग होगा। क्या 15 ऑप्शन में है? मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में, और यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए कि आपका यहाँ पर सही जवाब साथियों किसके साथ जाएगा। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, यदि अब ये भी वैसा ही सवाल है लगभग, यदि प्रत्येक संख्या में पहले और तीसरे अंक को परस्पर बदल दिया जाए तो पहले और तीसरे अंक को परस्पर बदल देते हैं। पहला काम तो ये कहा गया है ना, तो पहला काम साथियों यही कर लीजिए कि पहले और तीसरे अंक को आपस में परस्पर बदल दीजिए। पहले और तीसरे अंक को यानी कि 6, 8, 3, 2, 5, 7, 1, 6, 9 और 3, 7, 5 और उसके अलावा 9, 3, 8। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आ गई। अब उसके बाद देखिए क्या कहा गया है कि तो बदल दिया जाए तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब दूसरी सबसे बड़ी संख्या साथियों इसमें से ढूंढिए कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी होगी। देखिए पहली सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें से है, 938 है। क्या है साथियों, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहां पर क्या कहा गया था कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए पहली सबसे बड़ी संख्या ये और दूसरी सबसे बड़ी संख्या ये, यानी कि ऑप्शन में जो होगा वो 386 होगा। तो 386 देखिए साथियों ऑप्शन नंबर कहां पर है, तो 386 ऑप्शन नंबर ए में, और यही आपका साथियों सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर क्या है। देखिए कह रहे कि यदि ए जो है ना ये बी और के का भाई है, मान लीजिए साथियों बी ये हो गया, के ये हो गया, ठीक है, और इन दोनों का भाई कौन है साथियों, ए है, यानी कि ए पुरुष है। इतनी बात समझ में आ गई। कहने के डी माँ है। यहां पर अगर बात करें साथियों, डी माँ है बी की, डी माँ है बी की तथा पिता है ए का। अब यहाँ पर कुछ मिसिंग है, यहाँ पर पता क्या आएगा, यहाँ पर साथियों ई आएगा, यहाँ पर ई आएगा, यानी कि डी माँ है बी की, तो ये बी है, बी की माँ कौन हो जाएगी साथियों, डी हो जाएगी, बी की माँ कौन हो जाएगी, डी हो जाएगी, और कह रहे कि ई पिता है ए का, यानी कि ए का पिता कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ ये तीनों तो आपस में भाई बहन थे, तो ये दोनों माता पिता यानी कि ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, तो कह रहे कि ए का तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से असत्य है। ठीक है ना। अच्छा ये कुछ नहीं, ये तो हो गया ना, ये तो कर लिया मैंने कि ई पिता है ए का, ई पिता है ए का हो गया। तो कह रहे कि असत्य इसमें से कौन सा है, ये आपसे यहाँ पर कुल मिलाकर बस सिर्फ पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डी माँ है के की, तो डी माँ है के की, बिल्कुल साथियों डी माँ है के की बात बिल्कुल सही है। ए पिता है के का, ए पिता है ए के का नहीं साथियों, ए जो है ना भाई है के का, तो ये गलत हो जाएगा। उसके अलावा डी पत्नी है ई की, बिल्कुल साथियों डी पत्नी है ई की, देखिए ये भी सही है। और ए पुत्र है ई का, तो ई का पुत्र है ए, ये बात भी बिल्कुल सही। यानी कि पूछा गया था कौन सा असत्य है, तो मैं कह सकता हूं ऑप्शन नंबर ए वाला असत्य है, और यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब इस सवाल की बात करें साथियों, इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है बैंकर, ठीक है ना। बैंकर में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक अक्षर आरंभ से उतनी ही दूर है जितना कि वो उन्हें अंग्रेजी के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक चीज लिखी कि मैंने लिखा ए, ठीक है ना, ए वाई और ए वाई क्यू और डी, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों देखिए ए बी सी डी, तो यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला में भी ए और डी के बीच 2 लेटर होते हैं और यहां पर भी 2 लेटर है, तो यानी कि हमें एक जोड़ा मिल गया। ऐसे ही आपको देखना है कि यहां पर कितने जोड़े ऐसे बनते हैं, तो लिख लेते हैं बी ए एन के, क्या साथियों, BANKER, क्या
KER। तो यहां पर अगर बात करें, देखिए BN, ये तो एक जोड़ा हमें मिल गया, यहीं पर एक जोड़ा मिल गया। उसके बाद देखते हैं कोई और जोड़ा है, BCDE, ठीक है ना, EFG नहीं है, ABCDEF नहीं है। तो यहां पर तो मुझे साथियों सिर्फ यही जोड़ा दिख रहा है, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में भी इनके बीच कोई लेटर नहीं होता और यहां पर भी कोई लेटर नहीं है। तो एक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एक जोड़ा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि मेमोरी को एक कूट भाषा में क्या लिखा जाता है? 8, 4, 8, 7 दोनों, यानी कि M का कोड यहाँ पर 8 है, E का कोड यहाँ पर 4 है, Y का कोड यहाँ पर 9 है। तो रोम को आपको पूछा जा रहा है कि रोम का कोड साथियों क्या होगा। देखिए M की अगर R की अगर बात करें ना, तो R का कोड यहाँ पर क्या है? R का कोड साथियों 2 होगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। O का कोड क्या है साथियों? O का कोड यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। M का कोड क्या है? M का कोड साथियों 8 है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। और E की अगर बात करें, E का कोड क्या है? 4 है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो देखिए भाई 2784 कहां पर लिखा हुआ है? 2784 आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। मुझे बताइए कि यहां पर अब आपका जो होगा वो क्या होगा। देखिए क्वेश्चन मैंने थोड़े बेसिक लिए हैं, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे साथियों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी सवालों को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है ना। और लगभग 40 के आसपास ये मेरे हिसाब से क्वेश्चंस होंगे। देखिए भारत की राजधानी क्या है? तो नई दिल्ली भारत की राजधानी। बहुत तेजी के साथ ताजमहल कहां पर स्थित है? तो आगरा में साथियों क्या ताजमहल स्थित है। ये बात भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए और पता भी है, मुझे पता है। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम साथियों क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी, ये महात्मा जी का पूरा नाम था। उसके बाद देखिए भारत के वर्तमान समय पर प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी ही साथियों कौन है? वर्तमान समय पर प्रधानमंत्री है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है साथियों? तो प्रशांत महासागर ही विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद देखिए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो मैं कहूंगा, अगर आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही है, क्योंकि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ही है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? देखिए अगर साथियों यहां पर बात करें, हॉकी अगर ऑप्शन में आता है तो हॉकी आपको लगा के आगे बढ़ जाना है। पृथ्वी का कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है साथियों? मुझे बताइए। यहां पर आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा ही किया गया था। अगला सवाल देखिए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो अगर बात करें इंदिरा गांधी जी की, तो इंदिरा गांधी जी ही साथियों भारत की पहली प्रधानमंत्री थी। उसके बाद देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? मुझे बताइए साथियों। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप लोग साथियों चैनल पर नए हो और आप लोग सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को साथियों लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सिलेक्शन में ये चैनल एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाएगा, ठीक है ना। तो भारत का राष्ट्रीय पशु की जब हम साथियों बात करते हैं तो साथियों बाघ की अगर बात करें तो ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। गांधी जी का जन्म साथियों कब हुआ था? ये तो बच्चा जानता है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। अगला सवाल देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है साथियों? मोर जो है ना, ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का सबसे लंबा नदी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों? देखिए 40 क्वेश्चन हम लोग करेंगे पूरे, ठीक है ना। 40 के 40 में से साथियों कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर बिल्कुल सही हो सकते हैं? देखिएगा, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी ही क्या है साथियों? भारत की सबसे लंबी नदी है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू की अगर बात करते हैं, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की अगर बात करते हैं तो यही साथियों ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? अगर आपसे एग्जाम में सवाल आ जाए तो न्यूयॉर्क आपको बताना है। क्या आपको बताना है? यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है साथियों? तो न्यूयॉर्क में है। उसके बाद देखिए भारत के किस राज्य में कोणार्क का सूर्य मंदिर है? मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों ओडिशा की, तो ओडिशा में ही साथियों कोणार्क का सूर्य मंदिर है। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता संग्राम के समय लाल, बाल, पाल इनमें से कौन नहीं थे? देखिए लाल की अगर बात करते हैं तो लाला लाजपत राय, बाल की अगर बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक, पाल की बात करते हैं साथियों तो विपिन चंद्र पाल, यानी कि महात्मा गांधी का इसमें गिनती नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? यानी कि सूर्य का उदय सबसे पहले किस राज्य में होता है? अगर ये सवाल आपसे पूछे तो
अरुणाचल प्रदेश आपको बता देना है। उसके बाद देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों पहले सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो साथियों राजस्थान का है। अपना उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। उसके बाद देखिए इंटरनेट पर सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली भाषा कौन सी है मुझे बताइए। तो ये बात तो आप भी जानते होंगे कि अंग्रेजी भाषा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है साथियों इंटरनेट पर। उसके बाद देखिए कंप्यूटर में जो www होता है इसकी फुल फॉर्म आपसे यहां पर पूछी जा रही है। तो वर्ल्ड वाइड वेब कहां पर लिखा हुआ है, ये तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो वृक्ष की अगर बात करते हैं साथियों तो जो बरगद है ना, बरगद ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि स्वतंत्रता संग्राम के समय काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। तो साथियों किस वर्ष हुआ था आप लोग ध्यान रखेंगे, 1922 में या 1925 में, 1930 में या 35 में बताइए। तो साथियों कब हुआ था, 1925 में हुआ था। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला सवाल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति साथियों कौन थी। तो यहां पर अगर बात करें साथियों आप लोगों को मालूम होना चाहिए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की जब हम बात करते हैं तो यही भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। लाल ग्रह के नाम से साथियों किस ग्रह कहा जाता है, यानी कि किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में एक तरीके से जाना जाता है। तो मंगल ग्रह की जब हम बात करते हैं, मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर साथियों कौन सा है, ये आपको मालूम होना चाहिए, माउंट एवरेस्ट है। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ना वो कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। इस नदी को सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है, तो आप लोग भी यहां पर ध्यान रखेंगे साथियों, जो इंडस नदी है ना इसको सिंधु नदी के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर विज्ञान में रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, यानी कि रैम की फुल फॉर्म अगर बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला सवाल है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है साथियों मुझे बताइए। तो भारत के जो पहले नागरिक होते हैं वो एक तरीके से राष्ट्रपति ही भारत के पहले नागरिक कहलाए जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो हरिहर और बुक्का ने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद देखिए चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे बताइए। इनका नाम साथियों नील आर्मस्ट्रांग है और यही चांद पर सबसे पहले इनका ही कदम पड़ा था। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। चलिए भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो अगर बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेशी चीनी का कटोरा कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है। तो मानव के शरीर में सबसे ज्यादा साथियों एक तरीके से क्या है, मैं कहूंगा ऑक्सीजन है। आंसर आपका ए हो जाता है। भारत में पहला आम चुनाव साथियों कब हुआ था बताइए। तो भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1951-52 में हुआ था। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है। तो अगर बात करें साथियों कौन सा है, क्या आपका सही जवाब यहां पर हो सकता है मुझे बताइए। तो कुंचिकल जलप्रपात अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा कि आपका जवाब बिल्कुल सही, क्योंकि कुंचिकल जलप्रपात ही भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आप लोग ध्यान रखें। अगला सवाल भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन साथियों कौन सा है, फटाफट कमेंट करके आप लोग यहां पर बता देंगे। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे जो हावड़ा रेलवे स्टेशन है यही भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए यहां पर और मुझे बताइए कि इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपके साथियों क्या हो सकते हैं। देखिए मैथ के सवाल यहां पर आपके शुरू हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से यानी कि किससे विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। क्या अगर हम 108 को 8 से अगर विभाजित करते हैं तो क्या साथियों एक क्यूब बन जाए, यानी कि किसी संख्या का वो घन हो जाता है, ऐसा है क्या। देखिए अगर इसको हम 8 से विभाजित करें यानी कि इस वाली संख्या से, तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 2 जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 4 जाएगा, 8 पंच 40, 8 छंग 48 हो जाएगा। 126 किसी संख्या का घन नहीं होता है। हाँ अगर 125 आता तो वो 5 का हो जाता। 7 की अगर बात करें साथियों 1008 को 7 से अगर विभाजित करें तो 7 एकम 7, 3 चला गया, 7 चौक 28, 28 आ गया, 7 चौक 28 बिल्कुल साथियों 144 जो होता है ना ये साथियों 12 का एक तरीके से अच्छा वर्ग है, यहाँ पर घन नहीं, सॉरी घन नहीं, यहाँ पर वर्ग आपसे पूछा गया था। ये 12 का साथियों वर्ग हो जाएगा। मैं कहूंगा कि 1008 को 7 से अगर विभाजित किया जाता है तो संख्या जो हमें मिलती है वो पूर्ण वर्ग संख्या एक तरीके से कहलाई जाती है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, मुझे देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा।
यदि किसी वस्तु की लागत 20% और 25% की दो कटौतियां होती हैं, यानी कि अगर किसी वस्तु की कोई लागत है उसमें पहले 20% की कटौती की जाती है और फिर उसके बाद 25% की कटौती की जाती है, तो ये दोनों कटौतियां करने के बाद उसके जो रुपए आते हैं वो पी रुपए आते हैं। पी कुछ भी रुपए हो सकते हैं। तो कहने के वस्तु की मूल लागत क्या थी। देखिए वस्तु की मूल लागत क्या थी आपसे पूछा जाए, मान लीजिए वस्तु की मूल लागत एक्स थी। अब इस मूल लागत में यानी कि वस्तु की लागत में 20% की कटौती की जाती है, यानी कि उसको 80% में दिया जाता है, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि उस पर 25% की कटौती की जाती है, यानी कि 75% में उसको दिया जा रहा है। और फिर जो आती है कटौतियां करने के बाद उसकी कीमत पी आती है, ठीक है ना। अब इसमें से आपको एक्स का मान निकालना है। अब देखिए ये 25 तिया 75, 25 चौक 100, 20 चौक और 20 पंजे, ये आपका कट गया। अब x बराबर क्या आ गया साथियों, ये p आ गया। अब ये 5 चौक 20 जो है ना, ये 20 की गुणा यहां पर हो जाएगी, तो ये 20 आपका यहां पर आ गया। 4 तिया 12, ये 12 साथियों यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काट कीजिए, देखिए 4 तिया 12, 4 पंजे 15, 4 पंजे 20, x बराबर क्या आ जाएगा साथियों, p5 या 5p कह लो और बटे 3। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, 5p बटे 3, ठीक है। 5p बटे 3 तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, यानी कि x क्या था, x ये वस्तु की मूल लागत थी और मूल लागत बराबर कितना आया है, 5p बटे 3 आया है। तो यही आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर साथियों। इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए क्या आपका राइट आंसर हो सकता है। चलिए अब देखिए इसमें सवाल में कुछ नहीं साथियों। देखिए 16 आदमी दिन में 14 घंटे, ठीक है ना, काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है और आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो क्या हो सकता है साथियों, इस सवाल का सही जवाब देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। अगर कभी भी आपको साथियों ऐसा सवाल देखने को मिले कि भाई 16 आदमी 14 घंटे काम करके 12 दिन में निपटाते हैं, तो 16 आदमी 14 घंटे काम करके 12 दिन में निपटाते हैं और कह रहे कि 28 आदमी उसी काम को 28 आदमी 12 घंटे, क्या 28 आदमी, ठीक है ना, 28 आदमी 12 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में निपटाएंगे, यानी कि कितने दिन में निपटाएंगे, ये हमें दिन ज्ञात करना है। अब देखिए 16 गुणा 14 गुणा 12 बटे ये 28 और 12 जो है ना, ये इसके भाग में आ जाएगा। 28 गुणा 12, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको वो दिनों की संख्या पता चल जाएगी जिस दिनों की संख्या में 28 आदमी 12 घंटे काम करके उस काम को निपटाएंगे, ठीक है ना। इस 12 से ये 12 कट गया, 14 एकम 14, 14 9 28, 2 की अगर 8 से करेंगे तो 16 से करेंगे 8 आ जाएगा। यानी कि साथियों कितने, मैं कहूंगा साथियों 8 दिन में वो काम पूरा होगा। 8 दिन कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, क्या आपका सही जवाब हो सकता है। देखिए यहां पर साथियों आपसे कहा गया है कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, ये तो सब विषम संख्याएं हैं। ऐसी 25 संख्याएं हैं, यानी कि ऐसी 25 विषम संख्याएं हैं, इनका औसत क्या होगा। अब देखिए अगर आपसे ये पूछा जाता, यहां पर ये पूछा जाता है योग क्या होता, तो योग निकालना बहुत आसान होता है। योग निकालना बहुत आसान होता है अगर कोई भी प्रथम विषम संख्याएं हैं, ठीक है ना, और यहां पर कहा गया है कि 25 विषम संख्या है, तो मैं कहता हूं कि n स्क्वायर करा दो। n का मतलब क्या है, जितनी विषम संख्याएं होती हैं उनका स्क्वायर करा दो, आपको योग मालूम पड़ जाएगा। आपको क्या मालूम पड़ जाएगा साथियों, आपको योग मालूम पड़ जाएगा। तो n का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, यानी कि इसका इन पहली 25 संख्या विषम संख्याओं का योग कितना होगा 625 होगा। और आपको पता है औसत जब निकाला जाता है, औसत के लिए साथियों, ठीक है ना, टोटल्स की भाग कर दी जाती उतनी संख्याओं से, और 25 संख्याएं हैं तो मैं इसकी भाग करूंगा तो मेरे हिसाब से 25 आएगा और 25 आपका औसत आ जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए अब ये आपका क्या है, ये आपका साथियों अंडर रूट है। ये क्या है, ये अंडर रूट है। अब यहां पर 441 आपको लग रहा होगा ये 21 का स्क्वायर है। बिल्कुल साथियों ये 21 का ही स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट में एक क्या साथियों, यहां पर अगर बात करें 0.000400
41। अब अगर बात करते हैं साथियों, मान लीजिए अंडर रूट में हमने ये पॉइंट हटाएंगे और नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो 6 जीरो हमने यहाँ पर बढ़ा, 1 2 3 4 5 6 हो गया 6। अब ऊपर क्या है, अंडर रूट 441 बटे नीचे कितना है साथियों, 10 लाख नीचे है। ठीक है, तो अब 441 को हम लिख सकते हैं 21 गुणा 21, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको 10 लाख को क्या लिख सकते हैं साथियों, देखिए 100 गुणा 100 गुणा 100, बिल्कुल लिख सकते हैं साथियों, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अंडर रूट में दोनों चीजें हैं, ये 2 बार है 21 21, नीचे अंडर रूट से निकलेगा तो 1 21 बाहर आ जाएगा। ये 2 बार 100 100 है तो साथियों 1 100 बाहर आ जाएगा। और ये 100 है ना, तो इसका साथियों 10 बाहर आ जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा यानी कि 0 बढ़ गया। तो अब इसकी अगर बात करें, ये नीचे 3 जीरो है, 1 2 3, अब ये आ जाएगा। ये तो आपको पता ही ना कैसे आता है, नीचे अगर 3 जीरो है या 2 जीरो है तो उतने नंबर के बाद पॉइंट लग जाता है, यानी कि 0.021 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि यहां पर अगर बात करें साथियों, 2,43,000 को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन संख्या। अब यहां पर घन संख्या हो जाए, जैसे पहले मैंने आपको एक सवाल बताया था कि किस संख्या से विभाजित करें कि एक वर्ग संख्या हो जाए। अब घन संख्या आपको बताना, अगर हम देखिए 2,43,000 को 1 से करेंगे तो इतना ही आएगा। अगर 3 से इसको करेंगे तो देखिए कितना आता है, अगर 3 से इसको करेंगे, 3 7 21 3 8 24, ये आपका आ गया। ठीक है, तो ये किसी का घन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो ये लॉजिक हट जाएगा। अगर 27 की अगर बात करते हैं साथियों, अब यहां पर किससे इसको कट करेंगे, आप 27 से करेंगे। देखिए साथियों यहां पर अगर बात करें 243 0 0 0 की अगर बात करें, ठीक है ना, 27 की अगर बात करें तो ये 9 से कटेगा, 9 3 27 और 9 कम 9 9 दूना 18 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना जाएगा, 6 जाएगा, 9 5 45 9 6 54 9 7 63 हो जाएगा। ये आपका आ गया 3 एकम 3 3 नीम 27। ठीक है, 3 नीम 27, ये तो साथियों 9000 है, ये भी नहीं बनेगा। अब 9 की अगर बात करें, 9 से अगर कट करें 200 2 43 000, इसको साथियों 9, अब लास्ट ऑप्शन यही क्या पता यही हो जाए आंसर। देखिए 9 कम 9 9 दूना 18 9 दूना 18 आ गया। यहाँ पर कितना बचेगा साथियों, 6 बचेगा, 9 5 45 9 6 54 9 7 63 आ गया। और ये आपका कितना आ गया, 000 आ गया। मैं कह सकता हूँ साथियों ये किसका घन होता है, ये साथियों 30 का घन होता है। कैसे, 30 गुणा 30 गुणा 30, जो अगर बात करें 3 3 9 9 3 27 तो 27 ये आ गया, 3 जीरो लगे तो 3 जीरो ये आ गया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। यहां पर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर ये 92 है, 6.5। अब यहां पर देखिए ये बटा लगा हुआ है, यानी कि 6.5 गुणा 4.7 प्लस 6.5 गुणा 5.3 बटे में 1.3 गुणा 7.9 माइनस 1.3 गुणा 6.9। अब देखिए 6.5 यहां पर भी है, 6.5 यहां पर भी है, तो 6.5 को कॉमन ले लो, बचा के अंदर 4.7 प्लस 5.7 इतना बचा। नीचे भी कुछ ऐसा है, बिल्कुल ऐसा, तो 1.3 यहां पर है, 1.3 यहां पर, 1.3 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 7.9 माइनस 6.9, बिल्कुल। अब देखिए अगला स्टेप, देखिए यहां पर अगर बात करें इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया। अब 65 बटे 13 हो गया, 13 कम 13 13 पंजे 65 हो गया, यानी कि 5 आ गया। और जब इसको साथियों कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं 10 आ गया। और बटे में साथियों इसको अगर कट करोगे तो कितना आ जाएगा, मैं कह सकता हूं यहां पर 1 आ जाएगा। यानी कि साथियों 5 की 10 से करेंगे तो 50 ही तो आ जाएगा। और 50 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यहां पर एक चीज की कमी है, बस यहां पर साथियों एक घात लगी हुई, 93 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, 93 नंबर का साथियों ये क्वेश्चन है और इसकी घात लगी हुई है -1/2 की। क्या, -1/2 की घात लगी हुई। देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मान लीजिए अगर साथियों क्या 9/27 लिखा हुआ है, ठीक है ना, और इस पर अगर मान लीजिए साथियों क्या लिखा हुआ है 1/2 की पावर लगी हुई, प्लस में लगाई हुई है, तो आपको क्या करना होता है, आपको सिंपल सा साथियों, ये किस नंबर का स्क्वायर है, 3 का, ये किस नंबर का, ठीक है ना,
ये किसने, ये तो नहीं, ये गलत ले लिया मैंने, 16 ले लेता हूं मैं। ये किस नंबर का स्क्वायर है, 4 का। यानी कि साथियों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए साथियों एक पल को 9/16 लगा हुआ है और माइनस की पावर लगी हुई 1/2, तो पहले हमें इसकी उल्टा पलटी करना पड़ती है, यानी कि 16/9 फिर पावर हो जाती है प्लस की। अब साथियों हम इसका करा लेंगे, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, और 9 का क्या, 3 आ जाएगा, यानी कि अब आपका ये आंसर आएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर भी हमें प्लस की पावर करने के लिए उल्टा पलटी कराना पड़ेगी, 169/81, ठीक है ना, 1/2 प्लस की पावर हो गई। अब 13 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर 169, 9 का स्क्वायर 81, यानी कि 13/9 कहाँ पर लिखा हुआ है, 13/9 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। अब आपको देखना है साथियों और बताना है कि आपका जो यहाँ पर सही जवाब है वो साथियों किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। चलिए यहां पर अगर बात करें साथियों, बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत शानदार एक तरीके से ये क्वेश्चन भी है। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें, कहा गया है, क्या कहा गया है कि 5:6 के अनुपात में अपनी पूंजियां ए और बी कोई व्यापार साझा करता है। मान लीजिए ए है और कौन है, और बी है, ठीक है। तो मान लीजिए इसने अगर ए 5 पूंजी अपनी लगाई है तो बी ने कितनी लगाई है, 6 लगाई है, ठीक है। इतनी बात मैं कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। कहने के 8 माह के बाद, मान लीजिए साथियों 5x इसने लगाई है, 6x इसने लगाई है, कहने के 8 माह के पश्चात ए अपनी पूंजी हटा लेता है, यानी कि इसने ए ने अपनी पूंजी जो लगाई है वो 8 माह के लिए लगाई है और उसके बाद हटा लेता है। तो बी ने भी अपनी पूंजी कुछ के लिए तो साथियों लगाई होगी ना, बिल्कुल लगाई होगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, तो कहने के उन्हें जो लाभ प्राप्त होता है ना साथियों, लाभ उन्हें जो प्राप्त होता है वो कितना लाभ होता है, 5:9 के अनुपात में उनको साथियों लाभ प्राप्त होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलिए तो अब अगर बात करें बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई, यानी कि ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, ठीक है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसा करिए ना, ये करो साथियों यहां से x हटा दो, क्योंकि जब यहां पर एक x आ जाएगा फिर 6x² आ जाएगा, फिर मामला साथियों जो है ना वो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप ये कर सकते हो कि ये 5 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाता है, ये 6 के अनुपात में, सिर्फ इतना ही लिखा रहने दो, ये 5 के और ये 6 के, क्योंकि x तो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है ना, x साथियों ऑलरेडी आ चुका है। तो अब अगर बात करें, देखिए अब अगर बात करें 5×8 = 40, ठीक है ना, और 6x, तो जब ऐसा होता है तो इनको लाभ जो प्राप्त होता है वो 5:9 के अनुपात में प्राप्त होता है, 5:9 के अनुपात में लाभ इनको प्राप्त होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो 40 की गुणा 9 से हो जाएगी, यानी कि 40 × 9, 40 × 9, और ये 5 साथियों इसके भाग में आ जाएगा, 5 यहां पर आ गया और 6x साथियों उधर को चला जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में, 5 × 5, 5×8 आपका 40 हो जाएगा, 8×2 = 64, 8×9 = 72 हो जाएगा, यानी कि 72/6 बराबर x आ जाएगा। तो 6 × 6, 6×2 = 12, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और ये 12 माह होंगे। ये क्या होंगे साथियों, ये 12 माह होंगे। और 12 माह कहां पर लिखे हुए हैं, ऑप्शन नंबर डी में लिखे हुए हैं। तो यही आपका साथियों क्या होगा, यही आपका साथियों बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब होगा। चलिए तो कुल मिला के साथियों इतने ही क्वेश्चंस थे। ये क्लास आपको कैसी लगी, जिस पीडीएफ का मैंने जिक्र किया था उस पीडीएफ को आप ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।